जब दुनिया के अनजान हिस्सों को एक्सप्लोर करने की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वही सो कॉल्ड एज ऑफ डिस्कवरी, जो 15th से 17th सेंचुरी के बीच हुई थी। लेकिन इस दौर से काफ़ी पहले भी कई सारे एक्सप्लोरर्स ने एपिक जर्नीज के ज़रिए नोन वर्ल्ड की बाउंड्रीज को पुश किया था, और इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक ऐसी ही ग्रीक्स की एक्सपीडिशन थी, जिसका नेतृत्व मसालिया के पीथियस ने किया था, जो सब आर्कटिक रीजन तक और उससे भी आगे पहुंच गए। वहां उन्होंने ऐसे अजूबे देखे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। प्राचीन समय में नॉर्थ के दूर इलाकों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मेडिटेरेनियन के बाहर की दुनिया के बारे में जो भी थोड़ा कुछ पता था, वो उनसे पता चलता जो अलग अलग रीजन्स के बीच गुड्स एक्सचेंज करते थे। जैसे कि 10 ब्रिटिश आइल्स से अटलांटिक कोस्ट के रास्ते कई बीच के ट्रेडर्स के हाथों गुजरती हुई आखिर में मेडिटेरेनियन तक पहुंचती थी। इसका जवाब ढूंढने के लिए कई लोगों ने इन समुद्री ट्रेड नेटवर्क्स के सोर्स तक पहुंचने की और इकोनॉमिक एडवांटेज पाने की कोशिश शुरू कर दी। इसी तरह ग्रीक्स और फिनीशियंस जैसे ग्रुप ने वेस्टर्न मेडिटेरेनियन में अपने पैर पसारने शुरू किए। सबसे पहले एक्सप्लोरर्स आए, फिर मर्चेंट्स, उसके बाद ट्रेड पोस्ट्स और आखिर में कॉलोनीज बनी। मशहूर कैथेजिनियन एक्सप्लोरर हिमिल्को ने भी पिलर्स ऑफ हरकुलस के पार एक एक्सपीडिशन निकाली थी, जो शायद ब्रिटेनी तक पहुंची। ऐसे एक्सपीडिशन की वजह से दूर नॉर्थ के बारे में कई रोमांचक अफवाहें फैलने लगी। हेरोडोटस, जो ऐसी कहानियों को लिखने के लिए मशहूर थे, वो हमें इस टेरा इनकॉग्निटा यानी अनजानी दुनिया के बारे में कुछ आइडियाज देकर जाते हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि वहाँ कैस्टरीड्स के मिस्टीरियस आइलैंड्स हुआ करते थे, जहाँ से टिन आता था। वो नॉर्थ के हाइपरबोरियंस नाम के मिथिकल लोगों का भी जिक्र करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मिडनाइट सन की ज़मीन पर बहुत सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो डायोडोरस सिकिलस ने हेकेस्टियस ऑफ एब्डेरा का ये स्टेटमेंट संभाल कर रखा है। सेल्स की ज़मीन के पार समंदर में एक आइलैंड है, जो सिल्सी से छोटा नहीं है। ये आइलैंड नॉर्थ में है और यहाँ हाइपरबोरियंस रहते हैं। उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका घर उस जगह के आगे है जहाँ से नॉर्थ विंड बोरियस चलती हैं। ये आइलैंड बहुत फर्टाइल है और हर तरह की फसल वहाँ उगती है, और वहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी टेम्परेट रहता है। साफ है कि एंशिएंट इमेजिनेशन में ये एक ऐसी जगह थी जिसे एक्सप्लोर करना बनता था, और इन्हीं आइलैंड्स की खोज में 4th सेंचुरी BC में हुई पीथियस ऑफ मसालिया की एक्सपीडिशन से वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में उस समय कुछ नया पता चला। पीथियस एक ग्रीक कॉलोनी से थे, जो लगभग 600 BC में राइन नदी के सदर्न माउथ के पास बसाई गई थी। कॉलोनी बनने के कुछ ही वक्त बाद वो एक बड़ा कमर्शियल सेंटर बन गई, जहाँ से कई प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट्स चलते थे। धीरे धीरे उसने गॉल के सदर्न कोस्ट पर भी अपनी छोटी कॉलोनीज बना ली। बदनसीबी से पीथियस के बैक स्टोरी के बारे में हमें बहुत कम पता है। कहते हैं कि उन्हें अपने सफ़र पर ऑन द ओशियंस नाम की एक किताब लिखी थी, लेकिन उसका कोई भी वर्जन आज बचा नहीं है। हमें सिर्फ उसके कुछ कोट्स और समरीज मिलती हैं, जो कभी स्ट्राबो, प्लिनी और डियोडरस जैसे प्राचीन हिस्टोरियंस ने लिखी होंगी, लेकिन उस किताब की कोई ओरिजिनल कॉपी आज तक नहीं मिली है। स्ट्राबो पोलिबियस का हवाला देते हुए लिखते हैं कि पीथियस एक आम और गरीब घर से थे, इसलिए इतना बड़ा सफ़र अकेले कर पाना मुश्किल था। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि मसालिया के मर्चेंट काउंसिल या वहाँ की गवर्नमेंट ने इस एक्सपीडिशन को स्पॉन्सर किया होगा और पीथियस को इसका लीडर बनाया होगा। मिशन की शुरुआत के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमें ये भी नहीं पता कि शिप कैसा था या क्रू में कितने लोग थे, लेकिन इतने लंबे सफ़र के लिए ये माना जाता है कि उन्होंने होलका स्टाइल का ग्रीक कार्गो शिप यूज़ किया होगा। ऐसे जहाज़ काफ़ी मजबूत और राउंड हल के होते और लंबे सफ़र के लिए ही बनाए जाते थे। इसमें 1 डज़न से थोड़ी ही ज़्यादा क्रू रही होगी और बड़े कार्गो होल्ड में सफ़र के लिए ज़रूरी राशन और सप्लाईज रखे गए होंगे। कुछ और थ्योरीज ये भी कहती हैं
कि पीथियस ने सफर का कुछ हिस्सा पैदल भी तय किया होगा और पानी पार करने के लिए सेल्टिक क्यूरेज स्टाइल की बोट्स का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन ये माना जाता है कि एक्सपीडिशन ज्यादातर समुंदर के रास्ते ग्रीक शिप से हुई, जो मसालिया के आसपास से रवाना हुआ था। जब ये जहाज 330 BC के आसपास सफर पर निकला होगा तो ये इब्रिया के कोस्ट के साथ साथ वेस्ट की ओर पिलर्स ऑफ हरकुलस की तरफ गया होगा। मेडिटेरेनियन का ये हिस्सा कैथेजिनियंस के कंट्रोल में था और कहा जाता है कि वो अटलांटिक तक के रास्ते को कंट्रोल करते थे। आगे बढ़ने के लिए पीथियस को शायद फिनीशियन से परमिशन लेनी हो, या रात के अंधेरे में या कोस्ट के बिल्कुल पास से चुपके से निकल गए हों। अटलांटिक में पहुंचते ही उनका नॉर्थ का सफ़र शुरू हुआ होगा। हिमिल्को की तरह इस रूट पर भी कई ट्रेड पोस्ट्स थे जहां रुकने और मर्चेंट से डील करने के लिए बहुत मौके मिलते होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे ज़मीन और लोग उनके लिए बिल्कुल नए और अनजान होते गए। एक वक्त ऐसा भी आया होगा जब उनके साथ आए ट्रांसलेटर्स भी किसी काम के नहीं रहे। आखिरकार एक्सपीडिशन गॉल के सबसे नॉर्थ वाले हिस्से यानी आज की ब्रिटेनी तक पहुंच गई। वहां से पीथियस ने समंदर पार करके एक जगह पर कदम रखा जिसे उन्होंने बिलेरियन कहा। इस इलाके में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ओशियानोग्राफी और इथेनोलॉजी से जुड़ी कई ऑब्जर्वेशंस लिखी। दुर्भाग्य से आज उनमें से सिर्फ कुछ टुकड़े ही बच पाए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात शायद ये थी कि पीथियस पहले इंसान थे जिसने इस इलाके को ब्रिटेनिकी नाम दिया। ये नाम सेल्टिक शब्द ब्रिटेन से आया था, जिसका मतलब कुछ ऐसा था जैसे पेंटेड पीपल या टैटूड फॉक। बाद में सेल्टिक लैंग्वेज की पी और बी की ट्रेडिशन की वजह से यही नाम बदलकर ब्रिटेन बन गया। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब पीथियस ने इस रहस्यमय ज़मीन के लोगों को काफ़ी करीब से देखा था। डायोड्रस सिलिसस ने ब्रिटेन्स के डिस्क्रिप्शन में पीथियस को काफ़ी डिटेल में कोट किया है। लिखते हैं कि ब्रिटेन का आइलैंड काफ़ी घनी आबादी वाला है। यहाँ के लोगों पर कई सारे राजा और एरिस्टोक्रेट्स राज करते हैं। वो रीड्स या लकड़ी के घरों में रहते हैं। उनके मैनर्स बहुत सिंपल हैं और वो सिंपल खाने में ही खुश रहते हैं। उनके हार्वेस्टिंग का तरीका ये है कि वो सिर्फ हेड्स को काटकर स्टोर करते और हर दिन ज़रूरत के हिसाब से निकालकर खाने के लिए पीस लेते। ब्रिटानिया के अंदर 6 दिन की सेलिंग पर मिस्टिक्स नाम का एक आइलैंड है जहाँ से टिन मिलता है। ब्रिटेन्स इस आइलैंड पर विकर बोट से जाते हैं। ये साफ नहीं है कि एक्सपीडिशन ने सदर्न ब्रिटेन में कितना वक्त बिताया होगा, लेकिन आखिर में उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ा। शायद वो वेस्टर्न ब्रिटेन का चक्कर लगाते हुए वेल्स के कोस्ट के साथ साथ नॉर्थ की तरफ बढ़ गए। इस सफ़र के दौरान पीथियस ने और भी कई ऑब्जर्वेशंस की, जैसे कि उन्होंने टाइड्स को मेजर किया और लिखा कि पानी 80 क्यूबिट्स तक ऊपर उठता था, जो मेडिटेरेनियन के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद पीथियस उन पहले लोगों में से थे जिसने टाइड्स को मून के फेस से जोड़ा था। इसके अलावा उन्होंने लैटिट्यूडनल रीडिंग्स भी ली होंगी, जिसके लिए उन्हें शायद गनोमोन या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ा। ये ऐसे डिवाइसेस थे जिन्हें अलग अलग लैटिट्यूड से सन की शैडो की मेजरमेंट लेने के लिए बनाया गया था, ताकि कोई अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर सके। इसी तरह वो नेविगेट भी कर पाते और अपने सफ़र की इटर्नी नोट्स भी बना सकते थे। बाद के हिस्टोरियंस ने इन्हीं नोट्स के ज़रिए ब्रिटानिया का साइज़ कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। इसके बाद पीथियस सेलेडोनिया यानी आज के स्कॉटलैंड के वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ आगे बढ़े। हेब्रिडीज़ के बीच से गुजरते हुए उन्होंने ऑर्किड्स आइलैंड का जिक्र किया, जो शायद आज के ऑर्कनी आइलैंड्स थे। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पूरी ब्रिटानिकी के उतने हिस्से को कवर कर लिया था जितना पैदल जाया जा सकता था। इस बात का असल मतलब क्या था ये आज भी क्लियर नहीं है। स्ट्राबो जैसे हिस्टोरियंस ने तो इसी दावे का मजाक भी उड़ाया है। पीथियस लिखते हैं कि ब्रिटेन से आगे 6 दिन तक सेल करने के बाद वो एक और ज़मीन पर पहुंच गए जिसे वो थ्यूल नाम देते हैं।
ये जगह एग्जैक्ट कहाँ थी, इसको लेकर स्कॉलर्स आज तक कंफ्यूज हैं। जो रिपोर्ट किया गया था उसके मुताबिक सिर्फ लैटिट्यूडनल रीडिंग्स दी गई थी, कोई लॉन्गिट्यूड रीडिंग्स नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि एक्सपीडिशन वेस्ट गया था या ईस्ट। इसलिए पीथियस के थ्यूल की लोकेशन को लेकर काफ़ी फियर्स डिबेट्स चलती रही हैं। इसी वजह से शेटलैंड, फारो आइलैंड्स, आइलैंड और नॉर्वे सभी को पॉसिबल थ्यूल माना गया है। सच क्या है ये पता लगाना मुश्किल है। जेमिनस ऑफ रोड्स की स्टेटमेंट में ऑन द ओशियन को कोट करते हुए कहा गया है, ब्राबेरियंस ने हमें वो जगह दिखाई जहां सूरज आराम करने जाता है, क्योंकि यहाँ रातें बहुत छोटी होती हैं। कुछ जगहों पर सिर्फ 2 घंटे और कहीं 3 घंटे। सूरज ढलने के थोड़ी देर बाद ही दोबारा निकल आता है। यह ऑब्जर्वेशन प्लिनी द एल्डर के बाद की राइटिंग से भी मैच करती हैं। वो लिखते हैं, सबसे आखिर में थ्यूल का जिक्र आता है जहाँ समर सॉल्स्टिस के दौरान जब सूरज कैंसर के साइन में होता है तब रात होती ही नहीं, और विंटर सॉल्स्टिस के दौरान दिन नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिलसिला लगातार 6 महीने तक चलता है। अगर हम मान लें कि पीथियस ने ये सब खुद देखा था तो उनकी एक्सपीडिशन वाकई बहुत दूर तक नॉर्थ में पहुंच गई थी। ये बात और भी मजबूत लगती है जब वो वहाँ के लोगों के जीने का जिक्र करते हैं। एक्सपीडिशन कितनी दूर पहुंची थी इसका सबसे ज़बरदस्त सबूत इसके बाद मिलता है। पीथियस कहते हैं कि थ्यूल से एक दिन और नॉर्थ जाने पर कंजील्ड सी आता है। वहाँ उनके मुताबिक न ज़मीन अलग थी, न पानी और ना ही हवा, सब कुछ मिला हुआ था, एक अजीब सी जम चुकी चीज़ की तरह जो सीलंग जैसी दिखती थी, जैसे पूरी दुनिया एक ही धागे से जुड़ी हुई हो। उन्होंने असल में क्या देखा था इस पर आज भी डिबेट होती हैं, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि उनका सामना पैनकेक आइस से हुआ था, जो एक नेचुरल फिनोमेना है। सोचिए, ग्रीक सेलर्स के लिए ये सब कितना अजीब और हैरान कर देने वाला रहा होगा। तेज ठंड में कपकपाते हुए दुनिया के बिल्कुल आखिरी कोने पर खड़े होकर ऐसे नज़ारे देखना जिनके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो हमेशा के लिए वहाँ नहीं रुक सकते थे। जल्द ही उन्होंने घर वापस लौटने का लंबा सफ़र शुरू किया। एक बार फिर उनका एग्जैक्ट रूट किस तरह का था इसके बारे में किसी को नहीं पता। पीथियस ने दावा किया था कि उन्होंने नॉर्थ के लगभग पूरे इलाके का सफ़र किया था और शायद लौटते वक्त नॉर्थ ईस्टर्न यूरोपियन का भी चक्कर लगाया था। प्लिनी द एल्डर अपनी किताब द नेचुरल हिस्ट्री में से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लू मिलता है। पीथियस के मुताबिक जर्मनी के क्यूटोन्स लोग मैंटनमोन नाम के एक बड़े एस्चुरी के किनारे रहते थे। उनकी ज़मीन लगभग 6000 स्टेडिया तक फैली हुई थी। वहाँ से एक दिन की सेलिंग पर एबलस नाम का आइलैंड था, जहाँ स्प्रिंग के दौरान समुंदर एम्बर नाम की एक रेजिन को किनारे पर ला देता था। वहाँ के लोग उस एम्बर को फ्यूल की तरह जलाते और अपने पड़ोसी क्यूटोन्स को भी बेचते थे। इस अकाउंट के बेसिस पर कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पीथियस बेल्टिक सी तक भी पहुंच गए थे। शायद वो हेलिकोलैंड के पास से गुजरे और विस्चुला रिवर के माउथ तक गए, जिसे उससे वक्त जर्मेनिया का सबसे आखिरी पॉइंट माना जाता था। उसके आगे बेंट ज़मीन और पूरी तरह अनजानी दुनिया शुरू हो जाती थी। ग्रीक्स का ये भी मानना था कि वो पूरे कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाना चाहते थे। अगर इसमें से थोड़ी सी भी बात सच है तो यह उनके पहले से ही इनक्रेडिबल पर्पलस में एक और कमाल की अचीवमेंट होती। आखिरकार क्रू वापस मसालिया लौट आया। अब उन्हें वाकई थोड़ा आराम मिलने का वक्त था। इसी दौरान पीथियस ने शायद अपने सारे नोट्स और ऑब्जर्वेशन को जोड़कर अपनी मशहूर किताब ऑन द ओशियंस लिखी। लगभग 320 BC में पब्लिश होने के बाद ये किताब मेडिटेरेनियन की दुनिया में तेज़ी से फैल गई। लोगों ने इसे पढ़ा, कॉपीज़ बनाई और इस पर बहुत बहस की। शायद ये लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की सबसे कीमती किताबों में से एक थी। रोमन कॉन्क्वेस्ट से लगभग 3 सेंचुरीज पहले तक ये नॉर्थ के बारे में सबसे डिटेल्ड अकाउंट बना रहा। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि एक छोटा सा क्रू
एक जहाज लेकर हर नई सुबह के साथ हिम्मत से अनजानी दुनिया की तरफ बढ़ता गया और इतनी बड़ी हिस्ट्री लिख गया।